नमस्कार दोस्तों, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए सभी। ग्राम सचिव स्पेशल करेंगे आज भाई। ग्राम सचिव के अंदर जो भी स्पेशल क्लास है वो ग्राम सचिव स्पेशल क्लास है। और आज की इस क्लास से बाहर ग्राम सचिव के एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, देखना आप। मजा आएगा एकदम पढ़ने में। और दिन की तरह पढ़ेंगे, बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे, है ना। बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सभी आप जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट। एक बार हम भी थोड़ा सा जुड़ जाते हैं। अजय नेहरा जय हिंद सर। रविकांत राम राम भाई। जोश से कह रहा है कि गुड इवनिंग। पूजा नमस्कार सर जी। तो नमस्कार भाई, नमस्कार पूजा। तो देखिए एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास अभी 15-20 मिनट देरी से शुरू हुई, तो इसके लिए हम आपसे थोड़ा सा अनुरोध करते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा मान लीजिए कि क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुई है। अजय सैनी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सोनू राठौर राम राम सर। राम राम। सुखदेव कह रहा है कि नमस्ते सर। नमस्ते। अजीत गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग भाई अजीत। आप एक बार जुड़ जाइए एक बार, बस उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं ना। सोनी का प्रणाम गुरुजी। दीपक कौशिक राम राम। राम राम भाई दीपक। बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना। बस एक बार बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद में बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। और दिन की तरह एकदम बढ़िया सेशन चलेगा, लगभग 1.5-2 घंटे का सेशन होगा। और ग्राम सचिव हमारा मुख्य टारगेट है, ग्राम सचिव को ही टारगेट करेंगे हम अच्छे तरीके से। सोनू राठौर राम राम। राहुल अरोरा कह रहे हैं राम राम सर। तो राम राम भाई राहुल। ग्राम सचिव को लेकर चलेंगे। मुख्य जो अपना टारगेट होगा वो ग्राम सचिव होगा। ग्राम सचिव के एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों के ऊपर भी हम एक बार नजर डालेंगे। लगभग आधे घंटे की क्लास वैसे करेंगे और उसके बाद में अपन लाइव क्लास करेंगे। कल हमने आपसे कहा था कि जो लाइव क्लास है इसके अंदर आधे घंटे तो पढ़ेंगे ओल्ड हरियाणा जी के, उसके बाद में करंट अफेयर पढ़ेंगे ना। NN चौधरी गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग भाई NN। आज तो ठीक टाइम पे आ गया। तो देखिए अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं। बस एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बेहतरीन मतलब पढ़ेंगे, गजब। बस अभी स्टार्ट करेंगे। ग्राम सचिव को टारगेट करते चलेंगे और उसके जो भी है करंट अफेयर ओल्ड हरियाणा जी के भी पढ़ेंगे और न्यू हरियाणा जी के भी पढ़ेंगे। बस आप एक बार हमारे साथ में जुड़े रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। बस आप एक बार 2-3 मिनट रुक जाइए, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़िया पढ़ेंगे एकदम गजब तरीके से। और दिन पढ़ते ना ऐसे। हरियाणा जीके में काफी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे यदि एग्जाम में आता है तो। गुड इवनिंग कह रहा है गोविंद। गुड इवनिंग। एस यादव कह रहा है जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव, जय हो। और जसविंदर चौहान कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्कार। सलीम अहमद कह रहा है सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। अजीत गौर कह रहा है राम राम सर, लेट हो गए, 3 बजे से वेट कर रहा हूँ। तो भाई अजीत, उसके लिए तो हमने पहले कहा कि 3 बजे आने थे, लेकिन हो नहीं पाया 3 बजे ना। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी बस एक बार जुड़ जाइए अच्छे तरीके से, और काफी लंबा प्रोसेस चलेगा। जसविंदर पाटिल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आसिफ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। NN चौधरी थैंक्स। तो भाई अब एक बार स्टार्ट कर लेते, उसके बाद देखें हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 की शिक्षा नीति प्रणाली लागू की थी। देखिए काफी क्वेश्चन आपको आते होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं को दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आपको आते हैं, लेकिन उस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलेंगे वो देखें। वो पूछ रहा है कि हरियाणा सरकार ने 10+2+3 की जो शिक्षा नीति है ये कब अपनाई थी। तो हरियाणा सरकार ने 10+2+3 की जो शिक्षा नीति है वो 1985-86 के अंदर अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1985-86 के अंदर अपनाई थी। ये जितेंद्र राणा गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग जितेंद्र, लगातार बस जुड़ा रहा, पढ़ ले। नरेश चौहान गुड इवनिंग भाई। नरेश गुड इवनिंग। अब देखें हरियाणा सरकार ने 10+2+3 की नीति शिक्षा नीति है ये 1985-86 के अंदर अपनाई थी।
1985 के अंदर यमुनानगर में एक ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल बना था। ग्रे पेलिकन जो टूरिस्ट स्पॉट है वो कहां है? यमुनानगर में। और 1986 के अंदर किंगफिशर पर्यटन स्थल बना था। और किंगफिशर जो है वो कहां पर है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर जो किंगफिशर पर्यटन स्थल है वो तो बना था कब? 1986 के अंदर। और ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल है वो कब बना था? 1985 में। लेकिन यदि इसे 100 साल घटा दे अपन तो 1885, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक ए.ओ. हयूम थे। ए.ओ. हयूम जो रिटायरमेंट होने के बाद में शिमला में रहने लगे थे, उसी कारण से हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना गया था। ये याद रखिएगा, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से। साकिल खान कह रहे गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग। सलीम अहमद सर जी लेट हो गई। ममता राव गुड इवनिंग। भाई सलीम थोड़ा सा लेट हो गई, इसलिए हमने पहले कह दिया, कोई बात नहीं। ज्योति खंडेलवाल है गुड इवनिंग। एक्चुअल में था ना क्या, एक क्लास की शूटिंग चल रही थी, क्लास शूट होने लग रही थी, उसके कारण हम लेट हो गए थे। ठीक है, देखिए 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में। मुंबई को वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। पहले था BOMBAY, अब है MUMBAI। बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई 1995 में। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार 1995 में। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में। गैट का नाम बदलकर WTO भी कब हुआ था? 1995 के अंदर हुआ था। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करे कि किंगफिशर पर्यटन स्थल बना 1986 में अंबाला में। इससे 100 साल घटा दे 1886, हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा अंबाला में ही खुली थी। 1886 में हरियाणा में प्रथम शाखा अंबाला में खुली थी। और यह शाखा लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली थी। लाला मुरलीधर जिसकी जन्म भूमि तो पलवल, और लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि कौन सा शहर होता था? अंबाला शहर होता था। लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि कौन सी हुआ करती थी? तो आप बताएंगे पलवल। और जिसकी जन्म भूमि कौन सी हुआ करती थी? अंबाला। हरियाणा में सबसे पहले रोलक एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 में अंबाला में हुआ था। और हरियाणा का वह व्यक्ति जिसने रोलक एक्ट के विरोध में सभी पुरस्कार और सम्मान लौटाने का फैसला लिया था, वो लाला मुरलीधर थे, जिसे द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं, लाला मुरलीधर। लेकिन पंजाब केसरी कौन हुआ करते थे? लाला लाजपत राय, जिसकी डेथ 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में लाला सैंडर्स की लाठी के प्रहार से हुई थी। लेकिन बात इसके साथ में आपने ये भी याद रखनी है, सभी स्टूडेंटों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। गजेंद्र वर्मा नमस्ते, संदीप यादव नमस्ते भाई। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में जो भी अपना पॉइंट है, क्या पॉइंट चल रहा था, अपन बात कर रहे थे कांग्रेस वगैरह की, लाला मुरलीधर की। लाला मुरलीधर जो है, जिसे द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आप बताएंगे हिसार। 1888 के अंदर कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। और उस इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। किसने लिया था? लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। और हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा, जिसका जन्म 1887 के रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था। लेकिन 1881 में जन्म हुआ था किसका? तो यह आपने याद रखना, 1881 में सर छोटूराम का गढ़ी सांपला किलोई के अंदर, रोहतक के अंदर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, रूबी कंबोज गुड इवनिंग, सीमा राठी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो ये सभी स्टूडेंट है, ये इसी प्रकार जुड़े रहें। एक सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हैं 70-72 के समथिंग हमें देख रहे हैं स्टूडेंट, इन सभी से एक बार है कि आप 70 शेयर कर दीजिए। आप सभी स्टूडेंट एक शेयर कीजिए, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए हम शेयर करे हैं तो वो फेसबुक ने, जो भी आईडी वगैरह है, वो फेसबुक ने ज्यादा शेयर करने से वो थोड़ा सा दिक्कत मान गया फेसबुक। तो आपसे अनुरोध है कि आप एक शेयर कीजिए, सभी अनुरोध है सभी से, एक शेयर करती चलिएगा, एक शेयर। नेहा कमल अग्रवाल कह रही है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून नेहा। साकिल अहमद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विजय कंबोज कह रहे हैं, इंद्रराज कह रहे हैं नमस्ते सर, नमस्ते भाई। सभी से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, एक शेयर कर दीजिए जिस भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं उससे। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, ये पूछे ना तो इससे कोई लेना देना नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये नहीं बता रहे कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें आपने याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा, जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा कौन सा है? तो आप याद रखिएगा हिसार है, जिसका कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर, जिसका हिसार का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद
फरीदाबाद, और फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल कितना है 741 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा कौन सा है तो आप बताएंगे पंचकुला, जिसका क्षेत्रफल कितना है 898 वर्ग किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, हिसार 4277, दूसरा बड़ा सबसे बड़ा सिरसा जिसका 4277, दूसरा बड़ा हिसार 3983, सबसे छोटा फरीदाबाद 741, पंचकुला जिसका क्षेत्रफल कितना 898 है। मोंटी राणा नमस्ते नमस्ते। और गजेंद्र वर्मा आप टेंशन मत लो, अच्छा कंटेंट आपका है, चलो कोई बात नहीं है। देखें सभी स्टूडेंट, ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये सिरसा बताने का उद्देश्य नहीं था, सिरसा बताने का। वैसे सविता पुनिया जो हॉकी खिलाड़ी है, वो सिरसा से है, और दीपिका ठाकुर हॉकी खिलाड़ी है तो वो यमुनानगर से है। हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी कहां से हुए हैं, शाहबाद से। शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र की ऐसी रिजर्व सीट शाहबाद है। शाहबाद मारकंडा नदी के ऊपर है, मारकंडा सरस्वती की सहायक है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, और सरस्वती नदी जिसके किनारे सन्निहित सरोवर, ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। और ये सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना की शुरुआत रोला हेरी गांव से 21 अप्रैल 2015 को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने की थी। वो कंवरपाल गुर्जर वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री। उन्होंने किसका स्थान लिया है तो आप याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कहां से थे, महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ जिसका पूरा नाम क्या, कानोड़। कानोड़ का किला किसने बनवाया था, बलबन ने। गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था, बलबन ने। और मेवातियों की शक्तियों को नष्ट किसने किया था, बलबन ने। इसी प्रकार बड़े धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे, बस आप इसी प्रकार जुड़े रहिए। देखिए आपसे पूछेगा फरीदाबाद जो है, ये फरीदाबाद, इस फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है 741। लेकिन इस 741 के आगे एक लगा दे 1741, 2 घटा देना 1739। करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था तो आप बताएंगे, बाल किशन और नादिर शाह के मध्य। बाल किशन और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध हुआ था। ये चीजें आपने याद रखनी। बाल किशन और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध हुआ था। बाल किशन जिसका संबंध रेवाड़ी से था, लेकिन वो मोहम्मद शाह रंगीला का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, तो मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से ही लड़ने गया था। मोहम्मद शाह रंगीला, जो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला 1739 में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था, और मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह 1739 में कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा खान से निकला था। गोलकुंडा खान जो हैदराबाद के पास में पड़ती है। हैदराबाद जो मूसी नदी के ऊपर स्थित है। मूसी जो कृष्णा की सहायक है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरेबियन सी, अरब सागर में गिरती है, उसमें नाम आता है नर्मदा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो अरब सागर में गिरती है वो कौन सी, नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच बहती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। और सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला से कौन से फाल्ट के द्वारा अलग होते हैं। यहां पर इस प्रकार से अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद में यहां पर विंध्याचल माउंटेन रेंज है। ये जो बीच का गैप है, ये किस नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से। ये जो गैप है, ये किस नाम से, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और ये बीच का गैप है, ये लगभग कितने किलोमीटर का गैप है, 300 किलोमीटर। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में। नक्की झील भी कहां पर पड़ती है, माउंट आबू राजस्थान में। कुलवंत सिंह कह रहा है कि गुड इवनिंग भाई कुलवंत, सॉरी गुड आफ्टरनून कह रहा है कुलवंत। तो देखें, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये 300 किलोमीटर का गैप है अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल के मध्य। अरावली पर्वत श्रृंखला जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर ऊंचाई है। लेकिन हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर देखें, हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर देखें तो आप सभी को मालूम है ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी जो कौन से गांव के पास में पड़ती है, कुलताजपुर गांव के पास में, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 652, जिसकी ऊंचाई है। लेकिन इस 652 के अंदर 1300 साल जोड़ दें, 1952 जगाधरी रेलवे वर्कशॉप बना था 1952 में।
बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र की नींव रखी गई थी 1952 में। और इसी के साथ में आपने याद रखना है सभी स्टूडेंटों ने कि चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी 1952 में। चंडीगढ़ शहर की नींव कब रखी गई थी? 1952 के अंदर रखी गई थी। बहुत अच्छे तरीके से, धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे। बिड़ला मंदिर जिसकी दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित होने के कारण उसे श्रीमद् भगवद गीता मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और एक कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है सर्वेश्वर महादेव मंदिर और एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर। उनका पॉइंट भी बताएंगे, लेकिन 107 स्टूडेंट हो गए हैं। जल्दी से इन स्टूडेंटों को 200 कर दीजिए। 200 स्टूडेंट लाइव देखने चाहिए। एक एक शेयर जरूर कीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि एक शेयर जरूर कीजिए। नीतू राजपूत है, वो कह रही गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग नीतू। एक एक शेयर कीजिए प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है, एक शेयर कीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं, एक एक। रविंदर कौर कह रहा है कि गुड इवनिंग। रविंदर कौर कह रही है कि गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था? यह क्वेश्चन आप सभी को पता है, और यह क्वेश्चन बताने के लिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। यह क्वेश्चन आप सभी को मालूम है, लेकिन इसको बताने के लिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। इसको बताने के लिए नहीं लिख रहे हैं आपसे। ये पूछ रहा है भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। और पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र कब निकाला था? 1930 में निकाला था। कब निकाला था? 1930 में निकाला था। यह याद रखिएगा। 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा 1916 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य बने थे। पंडित नेकीराम शर्मा जिसका जन्म 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा जिसने 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, उस विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का विरोध किया था और कहा था मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। यहां से कितने सैनिक भर्ती हुए थे? 22,144। और इस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। इसी के साथ में सभी स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पंडित नेकीराम शर्मा की डेथ हुई थी 1956 में और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी 1956 के अंदर। इसी के साथ में आपने सभी स्टूडेंटों ने यह भी ध्यान रखना है, और सभी स्टूडेंटों ने आपने यह भी ध्यान रखना कि 1956 के अंदर ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी। वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हरियाणा का एकमात्र साइकिल का खेल परिसर है। हरियाणा में एकमात्र साइकिल का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? साइकिलिंग का जो खेल परिसर है वो हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? या हरियाणा में नहीं, वो हर जगह किस नाम से जाना जाता है? साइकिल का खेल परिसर होता क्या है? साइकिल का जो खेल परिसर होता है वो वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वेलोड्रम के नाम से। और हरियाणा में एकमात्र वेलोड्रम कहां स्थित है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसका समाधि स्थल महापरियाण घाट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके सपनों का शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। सभी बच्चे क्लियर हैं? तो ये याद रखिएगा। देखिए सौभाग्य की बात देखिएगा, 1956 से यदि 300 साल घटा दे, 300 साल घटा दे, 300 ईयर घटा दे, तो कितना हो जाएगा? 1656। महम की बावड़ी बनी थी। महम की बावड़ी 1656 में बनी थी, जो शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। महम की बावड़ी 1656 में शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। और यदि इससे भी 100 घटा दे तो आप याद रखिएगा 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अब एक बार पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में देख लें, अच्छे तरीके से उनके बारे में समझ लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, पानीपत की जो सेकंड लड़ाई है वो 1556 के अंदर हुई थी। घटना कब की है? नवंबर 1556 की। नवंबर 1556 के अंदर घटना है। 5 नवंबर 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। देखें अक्टूबर 1556 के अंदर, अक्टूबर 1556 में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया था हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हुआ करता था हेमू। दिल्ली के ऊपर गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू विक्रमादित्य हुआ। विक्रमादित्य की उपाधि तो इसने खुद धारण की थी, जिसका नाम क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य हुआ करता था। हेमचंद्र विक्रमादित्य हुआ करता था। यह हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था अक्टूबर 1556 के अंदर। अब अक्टूबर 1556 के अंदर दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही हेमचंद्र विक्रमादित्य बैठा, अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को थानेसर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने के आदेश दिए। अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को थानेसर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने के आदेश दिए। अब अकबर के कहने पर सभी सेनापति थानेसर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए
और जैसे ही सभी सेनापति थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठा होते हैं, अकबर मंच के ऊपर बैठता है और अकबर ऐलान करता है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर एक हिंदू शासक बैठ गया है, उसको किसी भी तरीके से दिल्ली की गद्दी से नीचे उतारना है। मुगल वंश चला हुआ है, एक शासक बन गए हिंदू, उसको किसी भी तरीके से दिल्ली की गद्दी से नीचे उतारना है। अब पूरे अकबर के सेनापति बैठे हुए हैं, अकबर बैठा हुआ है, अकबर उनके सामने बैठा हुआ है, उन्होंने कह दिया। अब सभी सेनापति थे वो भाई साहब डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए? क्योंकि अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाई लड़ी थी, कोई लड़ाई हारा नहीं था। इस बात का डर अकबर को भी था और अकबर के सभी सेनापतियों को भी हुआ करता था। तो उसमें से कोई भी सैनिक हामी नहीं भर रहा कि हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन एक सेनापति ने सोचा कि यदि भाई साहब ये युद्ध जीत गए, यदि युद्ध हार गए, या हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठेगा, हमारा तो मरना वैसे ही तय है। यदि युद्ध जीत गए तो अकबर से जो हम चीज मांगेंगे, अकबर से जो कहेंगे वो भाई साहब हो जाएगा, अकबर के सामने सही हवाबाजी हो जाएगी। एक सेनापति ने सोचा। तो उस सेनापति का नाम हुआ करता था बैरम खान। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान के नेतृत्व में लड़ी गई थी। कहने का मतलब अकबर का जो संरक्षक हुआ करता था ना, वो बैरम खान था। क्यों? क्योंकि अकबर तो उस समय बच्चा था। अकबर का जन्म तो 1542 में हुआ है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई है। अकबर 14 वर्ष का हुआ करता था, 13.5-14 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुई। जब हेमचंद्र विक्रमादित्य और बैरम खान के मध्य लड़ाई हो रही थी तो भाई साहब अकबर, ऐसा बताया जाता है कि युद्ध स्थल से 7-8 किलोमीटर पीछे ही रुक गया, ताकि यदि हार भी जाए, उनको डर इस बात का था, क्योंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य जीवन में लड़ाई हारा ही नहीं था। उनको डर इस बात का था यदि हार गया तो हेमचंद्र विक्रमादित्य हमें छोड़ेगा नहीं। अब हार भी गया तो लगभग 10-12 किलोमीटर का गैप हमारे बीच में रहेगा, अफगानिस्तान चले जाएंगे, ऐसा था। अब ऐसा तो था नहीं कि भाई साहब हेमचंद्र विक्रमादित्य तो फॉर्च्यूनर ले रहा था और उस अकबर के पास में अल्टो K10 थी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य उसको पकड़ लेगा, ऐसा तो उनके पास में था नहीं। तो उसने सोचा था वो युद्ध स्थल से हार भी गए तो 10 किलोमीटर पीछे रुक जाता है। उसके बाद में हुआ क्या कि ऐसा बताया गया था कि हेमचंद्र विक्रमादित्य और बैरम खान के मध्य युद्ध चल रहा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य युद्ध जीतने वाले थे, अचानक एक तीर उनकी आंख में आकर लगता है और आंख में जैसे ही तीर लगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी से नीचे गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तब तक होश संभालते, अपनी आंख से तीर निकालते हैं। उस समय तक चारों तरफ मुगल सेनापति घूम चुके होते हैं और जैसे वो होश संभालते हैं, बैरम खान के द्वारा तुरंत उनका सिर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य का। दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाला हेमचंद्र विक्रमादित्य हुआ करता था। ये याद रखना आपने। सरवन कुमार कह रहे राम राम सर, तो राम राम भाई सरवन। तो ये सभी चीजें आपने याद रखनी। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो रेवाड़ी में नमक का व्यापार करता था, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो रेवाड़ी में नमक का व्यापार करता था, जो अलवर का रहने वाला था। हेमचंद्र विक्रमादित्य नमक का व्यापार करता था, तो नमक के ही नाम से एक चीज ध्यान आई है। हरियाणा में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी वो 1865 में बिछाई गई थी और 1865 में कहां से कहां, घड़ी हरसरू से लेकर फर्रुखनगर तक। वो रेल लाइन जिसका मुख्य उद्देश्य नमक व्यापार था, वो रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो बिचौल वंश के शासक दलेल खां या फौजदार खां ने बिछवाई थी। वो रेल लाइन दलेल खां या फौजदार खां ने बिछवाई थी, याद रखिएगा, बिचौल वंश के शासक। और उस रेल लाइन को किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना रेल लाइन, जो नमक व्यापार के उद्देश्य से 1865 में बिछी थी। 1865 में 100 जोड़ दे 1965 बाबा रामदेव का जन्म हुआ था सैद अलीपुर गांव में और 1965 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था 1965 के अंदर। ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से याद रखनी है। लेकिन अकबर का जन्म हुआ 1542 में, इसके अंदर 400 साल जोड़ दें, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि सरोज जाकर करिए सलाम सर, तो सलाम सरोज, आप जुड़े रहिए बस। मधु कह रही है, मधु यादव कह रही है, मधु याकेश है, याकेश बरार है वो, गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग। देखिए 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे अबुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे, ना कि एपीजे अब्दुल कलाम।
एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे, अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे, ना कि एपीजे अब्दुल कलाम। वैसे विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है तो आप बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। लेकिन कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। 1923 के अंदर एक दिल्ली के अंदर अधिवेशन हुआ था, दिल्ली अधिवेशन 1923 के अंदर, उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आजाद। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी जो हुआ करते थे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो अबुल कलाम आजाद ही थे। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लिन लिथगो, ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो किसने कहा था? तो आपने महात्मा गांधी कहना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। कभी मोहम्मद गोरी समझ ले, मोहम्मद गोरी नहीं, कभी महमूद गजनवी समझ ले, नहीं नहीं, महात्मा गांधी समझना है। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। जो सबसे चर्चित, प्रिया चौहान गुड इवनिंग सर जी, आज लेट हो गए, बबीता कह रही नहीं लेट नहीं है, थोड़ा सा लेट है, कोई बात नहीं। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने कितनी बार? 17 बार। 17 बार आक्रमण किया, पहला 1001 में, अंतिम 1027 में। लेकिन सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात के ऊपर, उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। लेकिन महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया 1009 में और 1014 में। 1009 में और 1014 में थानेसर कुरुक्षेत्र के ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। 1009 के अंदर 900 साल जोड़ दें तो आपने याद रखना 1914 हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी झज्जर में 1914 में। पनामा नहर बनी थी 1914 में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई थी 1914 में। और अल्ताफ हुसैन हाली जो उर्दू के मशहूर शायर थे, जिनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था, उनकी डेथ हुई थी 1914 में। और चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 1914 में। और सर छोटूराम को राव बहादुर की उपाधि दी गई थी 1914 में। राय नहीं, राव बहादुर की उपाधि दी गई थी 1914 में। और भाई साहब 900 साल घटा दे, 1014 महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। और मोहम्मद गोरी यदि आप समझेंगे तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की तराइन की पहली लड़ाई 1191 में और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। 1191 में कौन जीता था तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान जीता था। 1191 के अंदर 900 साल जोड़ दें, 900 नहीं 800 साल, 1991 कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र बना था। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र बना था 1991 में। याद रखिएगा, महम सरकारी चीनी मिल बनी थी 1991 में। शीतला माता और मनसा देवी माता साइन बोर्ड बना था 1991 में। राजीव गांधी की डेथ हुई थी 1991 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा दिया गया था 1991 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 और 92 के अंदर। और भी पॉइंट है वो बताते चलेंगे आपसे। उसके बाद में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। लेकिन इस युद्ध में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान हार गया था। इसके अंदर भी 800 साल जोड़ दें तो आपने याद रखना 1192 पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन से आमों के मेले की शुरुआत हुई थी। पंचकुला के यादवेंद्र गार्डन से आमों के मेले की शुरुआत हुई थी। घटना कब की है? 1192 की घटना है। 1192 से पंचकुला से आमों के मेले की शुरुआत हुई थी। प्रिया चौहान ग्रेट सर। बलजीत मलिक गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी। तो गुड इवनिंग भाई, मजा आ रहा है तो देखें। एक बार सभी से अनुरोध है, जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया ना, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे शेयर कीजिए। आज जो चलेगा ना सेशन, वो बहुत मजेदार तरीके से सेशन चलेगा। ग्राम सचिव को टारगेट करेंगे। अभी बस थोड़ी सी देर में करंट अफेयर शुरुआत करेंगे। करंट हरियाणा की जो करंट अफेयर है उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हाँ सही कह रहे, 1992 से हुई थी। पंचकुला से आमों के मेले की शुरुआत 1992 से। तो भाई 1192 नहीं बता रहे हम बच्चे, 1192 तो हमने ये बताया है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इसके अंदर 800 साल ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। 1992 है जब पंचकुला से आमों के मेले की शुरुआत हुई थी, ये कह रहे हैं। आप थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, और आप तब लॉजिक समझेंगे ना, तभी दूसरे लोगों से अलग जा पाएंगे। ध्यान रखना, यदि आपको भीड़ में चलना है तो कोई बात नहीं है। यदि आपको हकीकत में सिलेक्शन पाना है, दूसरों से अलग करना है, तो भाई साहब सबसे अलग ही आपको चलना पड़ेगा, सबसे अलग ही रास्ता चुनना पड़ेगा, सबसे अलग तरीके से, गजब तरीके से, जहर तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। अमित कुमार गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग। नसीब सिंह जगलान नमस्ते। नमस्ते। देखे नेक्स्ट पॉइंट, देखे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखे भाई, अगले तरीके से अगला जो क्वेश्चन है वो ठीक ठाक क्वेश्चन मिल नहीं रहा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पहले लाहौर उच्च न्यायालय था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा है, ये पहले लाहौर उच्च न्यायालय था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई।
1919 में इसका प्रथम जो भी चीफ जस्टिस बना था वो अंग्रेज बना था, लेकिन 1920 में इसका प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बना। और सौभाग्य की बात है वो मुख्य न्यायाधीश जो था ना, वो मुख्य न्यायाधीश रेवाड़ी से था। रेवाड़ी का नाम रेवती के नाम पर, रेवती बलराम की पत्नी, बलराम श्री कृष्ण का भाई, श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। और दाऊजी का मंदिर बंचारी पलवल में है, और कॉटन सिटी पलवल को कहते हैं, और कॉटन हब सिरसा को कहते हैं। सबसे ज्यादा सब्जी सिरसा में, सबसे ज्यादा आलू कुरुक्षेत्र में, आलू प्रौद्योगिकी सेंटर नीलोखेड़ी करनाल में, और आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में, और हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. हयूम को कहते हैं। और आपने याद रखना है बच्चे कि कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. हयूम। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 100 जोड़ दे 1985। ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल बना था यमुनानगर में। यमुनानगर जो यमुना नदी के ऊपर है, यमुना नदी जो हरियाणा के 6 जिलों से बहती है, जो 320 किलोमीटर बहती है, जो कलेसर से प्रवेश करती है। कलेसर नेशनल पार्क बना था 2003 में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में बनी थी 2003 में। देवी रक्षक योजना की शुरुआत हुई थी 2003 में। हरियाणा में वनस्पति वन योजना चली थी 2003 में। कलेसर नेशनल पार्क लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन रेड जंगल फाउल ब्रीडिंग सेंटर प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। पिंजौर जिसका पुराना नाम पंचमपुर विराट नगर है, महाभारत काल में राजा विराट की नगरी हुआ करती थी वो पिंजौर, जिसके अंदर यादवेंद्र गार्डन पड़ता है। यादवेंद्र गार्डन जिसे उत्तर भारत का नंदन वन कहते हैं। यादवेंद्र गार्डन जो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बनाया गया था। और वहां पर पिंजौर विरासत उत्सव लगता है। और पिंजौर विरासत उत्सव, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत कब की थी? 2006 में। याद रखिएगा, अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 2006 में। पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब हुआ था? 2006 में। और याद रखिएगा आप तो ये हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था? 2006 में। 2006 जिससे 10 साल घटा दे 1996 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन कल्पना चावला जिसका जन्म 1961 में हुआ था, अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। और याद रखना है, इसी के साथ में आपने याद रखना, हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल 1961 में बना था। गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र 1961 में हुआ था। और विश्व का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, यूरी गागरिन, 1961 में ही गया था। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। देखे, आसिफ खान ग्रेट सर, गजेंद्र कह रहा है भगवान गए गुरुजी, तो लिब्बा खान गुड इवनिंग भाई, NN चौधरी टू गुड। देखे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जितने भी स्टूडेंट है ना, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार शेयर जरूर करें, एक बार शेयर करें, दिल से शेयर कर दीजिए। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी। लाहौर हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप बताएंगे सर सादीलाल। कौन थे? सर सादीलाल हुआ करते थे। जिनका संबंध कहां से था? तो आप बता देंगे रेवाड़ी से था। जिनका संबंध कहां से हुआ करता था? रेवाड़ी से था। तो ये सभी चीजें ठीक हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। देखिए 1920 में 10 जोड़ दें 1930। बच्चे देख कितना मजा आ रहा है। 1920 में 10 जोड़ दें 1930 हो गया। 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकला था भिवानी से। और किसने निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। मजा आ रहा है ना? मजा आएगा, देखना, बड़ा मजा आएगा। उसके बाद देखें, अब एक बार ये लाहौर हाईकोर्ट है ना, इसका पूरा हम चरित्र और बता देते हैं आपसे पूरा। अब लाहौर हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे सर सादीलाल, जिनका संबंध कहां से था? रेवाड़ी से। अब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ये मान लेते हैं अपना पंजाब है 1947 से पहले, इसके बीचों बीच एक रेखा खींच दी गई, रेड क्लिफ रेखा। पंजाब 2 भागों में बट गया, पश्चिमी पंजाब और कौन सा हो गया? पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से आया था। और 1947 में जो पंजाब भारत के हिस्से आया था, उस पंजाब की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? शिमला। याद रखिएगा, उस पंजाब की राजधानी कौन सी बनाई गई? शिमला। और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो लाहौर हाईकोर्ट की एक यूनिट उठाकर कहां पर शिफ्ट कर दी थी? शिमला में। और लाहौर हाईकोर्ट की एक यूनिट को शिमला में शिफ्ट किया गया था 1947 में। उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? रामलाल। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के सबसे लंबे समय तक अमरनाथ भंडारी, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश देवी सिंह तेवरिया। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जब हरियाणा बना, उस समय मुख्य न्यायाधीश राम मेहर सिंह। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश तो आपने याद रखना है रविशंकर झा, 35वें नंबर के। 35 के आगे 19 लगा दे, 1935। RBI बना था। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। विक्रम कह रहा है सर कितने नंबर की आएगी जीके? तो भाई विक्रम इतने ही नंबर की आएगी, 18-20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। हम ये चाहते हैं कि आपके लगभग 16 प्लस ठीक हो। हम ये चाहते हैं
कि यदि आपके लगभग 16+ ठीक हो, तो जितने भी स्टूडेंट है ना जो आगे की बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, वो ऊपर हमने चैनल का लिंक दे रखा, बिल्कुल फ्री तैयारी चलेगी। और जैसा आप देख रहे हैं ना लाइव, ऐसी ही तैयारी होती है। तो उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, ऊपर लिंक दे रखा है, उसको ऊपर क्लिक कर लीजिए, आप चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे अपन, हम और आप मिलकर दोनों मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देखें नेक्स्ट जो पर्सन है, भाई क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए ना जिसमें आपको भी मजा आए, और एक पर्सन जो बहुत बड़ा धमाकेदार होना चाहिए। आसान आसान पर्सन को क्या करवाना है, ऐसा पर्सन पढ़ेंगे जिसमें मजा आ जाएगा। नीतू सर यू आर रनिंग सो फास्ट। तो नीतू आपको देखिए समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से, देखना। पानीपत की पहली लड़ाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई, ये आपको पता है, ये आपको पता है, लेकिन ये बताने के लिए नहीं लिखा। आपको बस पता होना चाहिए, हमारी जो बातें हैं, दिल की बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है। रोहित अहलावत कह रहा है सर एक डाटा क्लियर करो ना। भाई रोहित लगातार बस बना रहे, डाटा सारा ही क्लियर हो जाएगा। डाटा सारा ही, ये आपको स्पेशल ग्राम सचिव क्लास है, ये एक डाटा क्लियर करने वाली क्लास नहीं है, ये स्पेशल ग्राम सचिव क्लास चली हुई है मेरे भाई। उनका हम थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं, उनका रिवीजन है। यदि आपको हकीकत में बहुत अच्छे तरीके से डाटा क्लियर करना है तो ऊपर हमने चैनल का लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप चैनल से जुड़ जाइए, बहुत अच्छे तरीके से सभी डाटा क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ एक बार में समझ में आएगा बस। देखे 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। आप पूरी क्लास को मालूम है, पूरी क्लास को मालूम होगा पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी। तो आपने याद रख रहा है इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम ये तो लोदी हो गया, लोदी, और उसके बीच में नाम आएगा किसका, बाबर का। पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ था, दिल्ली सल्तनत जिसका अंतिम वंश लोदी वंश जिसका खात्मा हुआ था। और पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 राजवंशों ने शासन किया है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 राजवंशों ने शासन किया है, वो देख लें एक बार। गुल खिले तुझसे लोदी, गुल खिले तुझसे लोदी, ये या ट्रिक आपने याद रखनी है। इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश, जिसकी नींव 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। 1206 जिसके अंदर 700 साल जोड़ दे 1906 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, और उस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1906 कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 के अंदर ही हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। और ये याद रखना दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश, जिसका खात्मा हुआ था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने किया था लोदी वंश का अंत और मुगल वंश की नींव डाली थी, दिल्ली सल्तनत का ही अंत कर दिया था। लेकिन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखिएगा 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में पोलो खेल खेलते समय डेथ हो गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन ये तो आप हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन है, ये तो आप हिस्ट्री के अंदर पढ़िएगा। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके मध्य हुई थी, बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछ ले तो पानीपत में, इब्राहिम सूरी का मकबरा पूछ ले तो नारनौल में। नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा किस शैली से बना है, पठान शैली से। किस शैली से बना है, पठान शैली से बना है। किसका मकबरा, इब्राहिम सूरी का। किसने बनवाया था, शेषा सूरी ने। और शेषा सूरी ने कब से कब तक राज किया था, तो 1540 से 1545 तक शेषा सूरी दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था, और हुमायूं को भगाकर दिल्ली की गद्दी के ऊपर शेषा सूरी बैठा था। लेकिन उसी पठान शैली से सोनीपत में किसका मकबरा बना है, तो सोनीपत के अंदर खिज्जर खां का मकबरा बना है। सोनीपत में पड़ता है खिज्जर खां का मकबरा, जो सैयद वंश के संस्थापक हुआ करते थे। सैयद वंश के संस्थापक खिज्जर खां का मकबरा सोनीपत में किस शैली से बना है, पठान शैली से। सोनीपत जिसका पुराना नाम क्या है, सोनप्रस्थ। सोने का शहर किसे कहते हैं, सोनीपत को कहते हैं। तो ये चीजें आप सभी बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। गुलाम वंश का दूसरा नाम पूछ रहा है गजेंद्र, तो भाई साहब दास वंश। और फिर भी आपका मन नहीं भरे तो मामलुक वंश। गुलाम वंश जिसका दूसरा नाम है दास वंश, दास वंश भी ना आए तो मामलुक जरूर आएगा, मामलुक वंश। ठीक है गजेंद्र। दीपक जाट कह रहा है हेलो सर, तो हेलो जी, कमाल है भाई, रिप्लाई मत करो दीपक। देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें,
1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इसके अंदर यदि 400 साल जोड़ दें तो 1926 हरियाणा का पहला कॉलेज बना था, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, रोहतक के अंदर बना था। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज कहां पर बना था? रोहतक के अंदर। एक घटा दे 1925, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 के अंदर। 1925 के अंदर ही पहली विद्युत ट्रेन चली थी, पहली विद्युत ट्रेन 1925 में। 10 जोड़ दे 1935 आरबीआई बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर से 10 जोड़ दे 1945 यूएनओ की स्थापना हुई थी। फिर से 10 जोड़ दे 1955 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में बना था 1955 में। और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1955 में। फिर से 10 जोड़ दे 1965 याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। फिर से 10 जोड़ दे 1975 आर्यभट्ट सैटेलाइट छोड़ा था भारत ने रसिया से। फिर से 10 जोड़ दे 1985 द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में। और 1985 में ग्रे पेलिकन टूरिस्ट स्पॉट बना था यमुनानगर में। फिर से 10 जोड़ दे 1995 तो आपने ये सभी चीजें याद रखनी है। जीजेयू हिसार 1995 और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था 1995 के अंदर। तो ठीक है। रोहित कह रहा है कि सर आपकी क्लास लेनी है, तो भाई ऊपर लिंक दे रखा है रोहित, उस पर क्लिक कर ले। पूनम रानी ऐसे तो पागल हो जाएंगे, ऐसे तो पागल नहीं होते हैं। देखें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारी क्लियर है अच्छे मेरे भाई। ये रिवीजन क्लास है, इस क्लास ये जो क्लास है ये रिवीजन क्लास चली हुई है। रिवीजन क्लास में ऐसा ही तो होता है, 2 दिन एग्जाम के बचे हैं। अब इसमें भी आपको आराम आराम से करवाएं क्या? आराम आराम से, आप बहुत पढ़ लिए बहुत, आप थोड़ा सा स्पीड बना लो। 2 दिन एग्जाम के बचे हैं, ग्राम सचिव के एग्जाम के, तो आप ये सभी चीजें याद रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उन सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार बस शेयर करें वीडियो को ना, बिल्कुल फ्री है सब कुछ, वीडियो को तो शेयर कर दीजिए कृपया आप। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे रिंकू ग्रेट, जेपी फोगाट राधे राधे। जेपी भाई बहुत लेट आ रहा है। रोमन रेन कह रहा है राम राम जी। तो रोमन भाई WWE रेसलर यहां राम राम कह रहा है, बताओ कमाल की बात है। देखें राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कब स्थापित की थी? राजा हर्षवर्धन जो था, संदीप सरपंच कह रहा है गजब गजब है सर जी, तो थैंक यू भाई। देखे ये पूछ रहा है कि राजा जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन, इसने अपनी राजधानी थानेसर में कब स्थापित की थी? तो थानेसर राजधानी कब बनाई थी? तो आप बताएंगे 7वीं सदी में, 7वीं शताब्दी के अंदर। लेकिन आपसे पूछ लेना हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 590 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, 590 के अंदर। तो 6ठी शताब्दी में जन्म हुआ था, लेकिन हर्षवर्धन राजा बना था 7वीं शताब्दी में। और जिसने राजधानी बनाई थी अपनी थानेसर, थानेसर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और इस थानेसर का वर्णन किस में मिलता है, तो आप बताएंगे सीयू की पुस्तक में। और सीयू की पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप बताएंगे हिणसांग ने। और हिणसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। और हिणसांग क्यों आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कौन से विश्वविद्यालय में? नालंदा। नालंदा कहां है? बिहार में। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा किसने था? बख्तियार खिलजी ने। कुतुब मीनार किसकी याद में बना है? बख्तियार का की। कुतुब मीनार जिसका निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और समाप्त किसने करवाया था? तो सॉरी, कुतुब मीनार जिसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और खत्म किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की नींव 1206 में रखी थी, जिसकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय लाहौर शहर में हुई थी। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नवीन शर्मा नमस्ते सर। सतपाल रावत गुड सर, तो गुड। चलिए भाई, सीयू की पुस्तक के अंदर कौन से नगर का वर्णन मिलता है? थानेसर का। थानेसर कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। और थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी बनी थी 7वीं शताब्दी में, लेकिन हर्षवर्धन का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था। हर्षवर्धन राजा बना था 606 में, और राजा कब तक रहा था? 647 तक। कितने साल रहा था? 41 साल। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी पुस्तक है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? तो आप क्या बताएंगे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जिसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट जिसने पुस्तक लिखी थी हर्षचरित्र, हर्षचरित्र। देखे ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़ लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी?
हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है हरियाणा वन विकास निगम, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1989 के अंदर, 1989 के अंदर हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। और वन विकास निगम की जिस साल स्थापना हुई थी उसी समय हरियाणा के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी। लेकिन पानीपत 1991 में रद्द हो गया और फिर से बनाया गया पानीपत 1992 के अंदर। ठीक है, पानीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल जो है वो कब बने थे? 1989 में। और हरियाणा वन विकास निगम जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 के अंदर। आपसे ये पूछ ले हरियाणा के अंदर हैफड की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1966 के अंदर हैफड की स्थापना हुई थी। जब हरियाणा बना था उसी समय 1 नवंबर 1966 के अंदर हैफड की नींव रखी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो क्लियर होने चाहिए सभी स्टूडेंटों को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बड़े मजेदार तरीके से करेंगे, सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब एक बार हरियाणा करंट अफेयर पढ़ लेते हैं ना, हरियाणा करंट का डाटा उठा लेते हैं। बबीता कह रही है सर एक्सेप्टेड, तो बबीता जी ठीक है, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। कहां से देख रहे हैं भाई, कमाल की बात है। देखें भाई, अब क्वेश्चन तो किसी ना किसी बुक से तो उठाना पड़ेगा ना किसी नोट से उठाना पड़ेगा, या हमने अपने नोट्स बना रखे उनसे उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से उठाना पड़ेगा। तो अब हम हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित डाटा देख लेते हैं। हरियाणा करंट अफेयर संबंधित डाटा वो देखें। देखिए, आप सभी को मालूम है कि महारा गांव जगमग गांव जो योजना है वो कब से चली थी? देखिए, ये योजना है नॉर्मल, आसान, आपको आता होगा। देखिए, महारा गांव जगमग जो गांव है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे 2015 के अंदर। और 2015 के अंदर शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना। हरियाणा का पहला जिला जिसने गांवों के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई थी पंचकुला, याद रखिएगा पंचकुला। हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का होता है पंचकुला के अंदर, याद रखिएगा। पंचकुला के अंदर जो पहाड़ियां फैली है वो शिवालिक की जो पहाड़ियां पिंजौर के अंदर है वो मोरनी हिल्स है। मोरनी हिल्स जिसका सबसे ऊंची चोटी करहो है, और करहो जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर जिसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। लेकिन मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। वो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम के नाम से मई 2017 के अंदर चली थी। मई 2017 में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा पिंजौर से और मोरनी हिल्स के बीच में चलाई गई थी। लेकिन फरवरी 2017 के अंदर करनाल और फरीदाबाद हरियाणा का नया मंडल बना था। करनाल और फरीदाबाद हरियाणा का नया मंडल बना था फरवरी 2017 के अंदर। ठीक है, नीलम दोहन गजब सर, पूजा यादव गुड इवनिंग, कमलेश सर फास्ट करवाओ, सर जी फास्ट करवाओ। ठीक है, नैनो नॉलेज सिटी पंचकुला, आसिफ खान बहुत अच्छे भाई। मनोहर ज्योति योजना भी कुछ ऐसी ही है सर, हाँ भाई ऐसी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट चले, ऑपरेशन दुर्गा भाई ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आपसे पूछे महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे ऑपरेशन दुर्गा। कौन सा बताएंगे? ऑपरेशन दुर्गा। तो ये जो ऑपरेशन दुर्गा है, ऑपरेशन दुर्गा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बता देंगे ऑपरेशन दुर्गा की जो शुरुआत है वो 2017 के अंदर, अप्रैल 2017 के अंदर ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हुई थी। ये महिला और जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए हैं। कुछ रोमियो टाइप के जो लोग हैं ना, रोमियो टाइप के लोग जो कॉलेज वगैरह के बाहर वगैरह खड़े होते हैं, तो याद रखिएगा उनका इलाज करने के लिए ही ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया था। जैसे स्कूल के बाहर, कॉलेजों के बाहर, वैसे रास्ते में किसी प्रकार का दिक्कत करना, तो महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो ऑपरेशन दुर्गा चला था वो कब चला था? अप्रैल 2017 के अंदर ऑपरेशन दुर्गा चला था। मोहित छोकर कह रहा है गुड इवनिंग सर, तो भाई गुड इवनिंग मोहित, बस लगातार जुड़ा रहे, तो ये याद रखे। ठीक है भाई, बहुत क्वेश्चन करवाएंगे आज करंट अफेयर के, जाना नहीं है आपने कहीं पर भी मत जाइएगा, करंट अफेयर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, ये वादा करो आप हमारे साथ में कि कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहें, लगातार देखते रहें, करंट अफेयर करवाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। संदीप सेवरान राम राम गुरुजी, राम राम भाई, जाना नहीं है कहीं पर भी। देखें नेक्स्ट पॉइंट, देखें अगला जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो देखें। हरियाणा के किस जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है? हरियाणा के किस जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत। ये याद रखिएगा,
हरियाणा के कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं? तो आपने याद रखना सूर्यकांत है। और ये सूर्यकांत कहां से है? तो आप बता देंगे हिसार से। जस्टिस सूर्यकांत हिसार से। ये पहले हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस हुआ करते थे, जिनका संबंध है हिसार से, जिसका नाम है सूर्यकांत। लेकिन ये सूर्यकांत वर्तमान में बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये चीजें याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। संदीप कह रहे राम राम भाई, राम राम। देखें नेक्स्ट पॉइंट, देखें द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए राज्य के कितने लोगों की अस्थियां इटली से लाई गई है? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, तो उसमें हरियाणा राज्य के 2 शहीद ऐसे थे, 2 जवान ऐसे थे जिनकी जो शहीद हो गए थे, उनकी अस्थियां इटली से लेकर आए हैं। उनकी अस्थियां इटली से लेकर आए हैं। एक नाम आता है पालूराम, एक नाम आता है पालूराम। पालूराम जिसका संबंध कहां से है? हिसार से, पालूराम। और एक नाम आता है हरि सिंह का, हरि सिंह। और हरि सिंह जिसका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे झज्जर से। पालूराम जिसका संबंध हिसार, हिसार जिसका पुराना नाम है ईसुयार, उत्तर भारत की स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से हिसार को जानते हैं, लौह नगरी के नाम से हिसार को जानते हैं। हिसार जो फिरोजशाह तुगलक ने बसाया था, 14वीं शताब्दी में बसाया था। और ये हरि सिंह जो झज्जर से थे, छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया था, लेकिन फतेहाबाद के साथ में 1997 के अंदर बना था। कौन सा? तो आप याद रखिएगा झज्जर बना था। तो ये सभी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़े। जाट आरक्षण के लिए जारी किस रिपोर्ट को हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया? जाट आरक्षण जो हुआ था उसमें थोड़े से किसी प्रकार की घटना भी घट गई थी, तो उस जाट आरक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने प्रकाश सिंह कमेटी बनाई थी। प्रकाश सिंह कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने बंद कर दिया। कमेटी जो आगे की रिपोर्ट जो भी जारी करती है उससे पहले ही उसको बंद कर दिया गया है। राज्य के नए जिलों के गठन से संबंधित कमेटी कौन सी है? यदि हरियाणा के अंदर कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा, नया जिला बनेगा, नए जिले से संबंधित जो कमेटी है, जो नया जिला बनेगा उसके लिए कौन सी कमेटी है? तो आप बताएंगे धनखड़ कमेटी। कौन सी कमेटी है? धनखड़ कमेटी है नए जिले से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे भाई, हरियाणा करंट अफेयर पढ़ेंगे। बस जितने भी स्टूडेंट है जिसने शेयर नहीं किया है वो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। राज्य का वह व्यक्ति जो राजस्थान सरकार में मंत्री है, राज्य का वह व्यक्ति जो राजस्थान सरकार में मंत्री है, राज्य का वह व्यक्ति जो राजस्थान सरकार में मंत्री है, तो आप बताएंगे टीकाराम जूली। टीकाराम जूली, टीकाराम जूली जो कहां से है? तो आप याद रखिएगा रेवाड़ी से है। कहां से है? रेवाड़ी से। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची मूर्ति अटल कहां स्थापित की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी है, राम राम बाद में कर लेना, कमेंट छोड़ दो एक बार। देखें, अच्छा कमलेश जी थैंक यू बताने के लिए। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो कहां पर स्थापित की गई है? तो आप बताएंगे करनाल में। हरियाणा में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है वो कहां पर बनाई गई है? करनाल में। और कौन से पार्क में? तो आप बताएंगे अटल पार्क करनाल के अंदर बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है? अटल पार्क करनाल में। लेकिन ये पूछे कि हरियाणा में अटल लाइब्रेरी कहां है? हरियाणा में अटल लाइब्रेरी पूछे तो आप बताएंगे हरियाणा में जो अटल लाइब्रेरी है वो फरीदाबाद में, बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम पर जो शहर बसाया गया था उसी के अंदर पड़ती है फरीदाबाद। और ये किसके सपनों का शहर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कहां से चुनाव लड़ते थे? जीरोदेई बिहार से चुनाव लड़ते थे। बिहार जिसका राजधानी क्या है? पटना। और पटना कौन सी नदी के ऊपर है? गंगा। और गंगा कहां से निकलता है? गंगोत्री से। और गंगोत्री कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और उत्तराखंड हरियाणा के साथ में कितने किलोमीटर लगता है? 11 किलोमीटर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में लगता है? यमुनानगर। और यमुनानगर कब बना था? 1989 में। 1989 के अंदर यमुनानगर बना था, याद रखिएगा। और हरियाणा वन विकास निगम भी कब बना था? 1989 के अंदर ही बना था। तो राजू पालमिया कह रहे रिवाड़ी, भाई ठीक बता रहे हैं टीकाराम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी है, उनकी अस्थियां राज्य में कहां पर विसर्जित की गई है? तो आप बताएंगे पेहुआ। पेहुआ और हथनीकुंड के अंदर। हथनीकुंड और कहां पर? पेहुआ। पेहुआ जो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। राज्य का पहला वाईफाई गांव,
राज्य का पहला वाईफाई गांव गुमथला गढ़ू पेहुआ के अंदर है। ऋषि ययाति वशिष्ठ और विश्वामित्र का संबंध भी कहां से है? पेहुआ से। और उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो याद रखिएगा पेहुआ। और मिहिर भोज से संबंधित 9वीं सदी के अभिलेख कहां से मिले हैं? पेहुआ से। मिहिर भोज कौन से वंश का शासक था? तो आप बताएंगे गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था। और आपसे पूछे ना कि वर्धन वंश के बाद में थानेसर के ऊपर कौन से वंश ने शासन किया था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश ने शासन किया था। वर्धन वंश के बाद में थानेसर के ऊपर कौन से वंश ने शासन किया था? तो आप बता देना गुज्जर प्रतिहार वंश। और उस गुज्जर प्रतिहार वंश जिसका शासक मिहिर भोज, और वो मिहिर भोज जिसके अभिलेख मिले हैं पेहुआ से। ये याति वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि का संबंध कहां से है? पेहुआ से। और याद रखिएगा उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? पेहुआ। और उसी पेहुआ के अंदर अस्थियां विसर्जित की गई है, अस्थियां विसर्जित की गई है अटल बिहारी वाजपेयी की। और हथनीकुंड बैराज जिसे मच्छियारों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं, ये हथनीकुंड बैराज जो यमुना नदी के अंदर यमुना नदी के ऊपर यमुनानगर के ऊपर पड़ता है, राज्य यमुना नदी के ऊपर पड़ता है यमुनानगर में। राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है, राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है हथनीकुंड डैम। और यहां पर एक दुर्लभ प्रजाति की मछली मिलती है महासीर, लेकिन अनंगपुर बांध फरीदाबाद में पड़ता है। राज्य का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है जो तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने बनवाया था। ओखला बांध है जो पड़ता है दिल्ली में, ओखला बांध जिसे गुरुग्राम नहर निकाली गई है। और गुरुग्राम नहर जो गुरुग्राम पलवल और फरीदाबाद में सिंचाई का कार्य करती है। और मुनक नहर जो है करनाल से निकाली गई, मुनक नामक जगह से, जो 2003 में बनना शुरू हुई थी, 2012 में बन गई थी। और मुनक नहर को लेकर कौन कौन से राज्यों के मध्य या कौन कौन से स्थानों के मध्य विवाद है? तो दिल्ली और हरियाणा के मध्य जो विवाद है वो कौन सी नहर को लेकर है? मुनक नहर। लेकिन हरियाणा और पंजाब को लेकर SYL नहर। और SYL के पानी को लेकर केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, अधिसूचना जारी किया था मार्च 1976 में। और जवाहरलाल नेहरू नहर जो भाखड़ा नहर से निकाली गई, उसमें पहली बार पानी आया था 1976 में, जो महेंद्रगढ़ को सिंचाई का कार्य करती है। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम है कानोड़। और कानोड़ के किले को देखकर 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेनापति हडसन के होश उड़ गए थे। अंग्रेज सेनापति हडसन के होश उड़ गए थे 1857 की क्रांति के दौरान। क्वेश्चन पूछेगा अगस्त 1857 में एक फौजी दस्ता रोहतक पहुंचा था। अगस्त 1857 में एक फौजी दस्ता रोहतक पहुंचा था हडसन के नेतृत्व में। और उस हडसन के नेतृत्व में जो फौजी दस्ता रोहतक पहुंचा था, उसके बाद में हडसन आगे की तरफ बढ़े। और आगे की तरफ बढ़े तो महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गए थे। कौन? हडसन। तो कोई बात नहीं, देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें। दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है, ये ऐसा बताया जाता है कि ये रद्द कर दिया गया। सोनीपत का कोई जुड़ा हो तो वो भाई ये बताएं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क खरखोदा में प्रस्तावित था। कहां पर प्रस्तावित था? खरखोदा में। लेकिन ऐसा बताया गया है कि रद्द कर दिया गया। 910 एकड़ में खरखोदा सोनीपत के अंदर प्रस्तावित था। लेकिन खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किसने किया था? रिसालदार बिशारत अली ने। क्रांति से संबंधित 4 एस्टेट के 4 एग्जाम हुए हैं, एक पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में, अगले दिन पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में। चारों के अंदर 1857 की क्रांति के प्रश्न पूछ रखे थे, तो याद रखना वहां पर भी पूछ सकता है। उसके बाद देखें हरियाणा राज्य की प्रथम महिला बस कंडक्टर, हरियाणा राज्य की प्रथम महिला बस कंडक्टर पूछे तो शर्मिला बताओगे आप? शर्मिला, जिसका संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। और यदि बस ड्राइवर पूछे आपसे तो आप बताओगे पंकज चौधरी। पंकज चौधरी जो बस ड्राइवर है उनका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे सिरसा से। हरियाणा राज्य की प्रथम महिला बस ड्राइवर पंकज चौधरी सिरसा, और प्रथम महिला बस कंडक्टर शर्मिला जिसका नाम है कहां से है? रेवाड़ी से। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी पूछ ले तो हरियाणा का पहला कैशलेस यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। लेकिन हरियाणा का पहला राशनलेस डिपो, सॉरी राशनलेस नहीं, कैशलेस राशन डिपो, राशनलेस डिपो हो गया तो उसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कैशलेस राशन डिपो, हरियाणा राज्य का पहला कैशलेस, हरियाणा राज्य का पहला कैशलेस राशन डिपो कौन सा है? कैशलेस जो राशन डिपो है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे पंचकुला।
हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी पूछे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव पूछे तो नीलावली, हरियाणा का पहला कैशलेस राशन डिपो पूछे तो याद रखिएगा पंचकुला, और हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग पूछे तो आईटीआई, और अत्याधुनिक आईटीआई कहां है तो तिगांव में। और तिगांव जो विधानसभा सीट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, फरीदाबाद की। शहीदों का शहर किसे कहते, झज्जर। शहीदों का गांव किसे कहते, तिगांव। वीरों की भूमि के नाम से किसे जानते, रेवाड़ी। लेकिन द सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से किसे जानते हैं, भिवानी को जानते हैं। भिवानी जिसे मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं, भिवानी जिसे हरियाणा की काशी भी कहते हैं। चलिए, हाँ, जींद कैशलेस जेल, सही है गजेंद्र, कैशलेस जेल है वो जींद। राज्य सरकार ने कैशलेस ऐप का नाम क्या दिया है, हरियाणा सरकार ने जो कैशलेस ऐप का नाम दिया है, हरियाणा सरकार ने एक कैशलेस ऐप लॉन्च की है, कैशलेस ऐप, उसका नाम क्या दिया गया है तो मोर खीसा, मोर खीसा उसको नाम दिया गया है, मोर खीसा, ये कैशलेस ऐप है, याद रखिएगा। राज्य में नए पंचग्राम किस देश की तर्ज पर बनाए जाएंगे, राज्य के अंदर जो नए पंचग्राम हैं वो कौन से देश की तर्ज पर बनेंगे, ये याद रखिएगा। राज्य के अंदर नए पंचग्राम कौन से देश की तर्ज पर बनेंगे तो आप बताएंगे सिंगापुर की तर्ज पर। राज्य में नए पंचग्राम है वो कौन से देश की तर्ज पर बनेंगे तो आप बताएंगे सिंगापुर की तर्ज पर। सिंगापुर में जैसे पंचग्राम है उसी के अकॉर्डिंग पंचग्राम बसेंगे, और वो पंचग्राम कहां पर बसाए जाएंगे, हरियाणा के अंदर बसाए जाएंगे। राज्य में ट्रंप टावर कहां निर्माण किया गया है, राज्य के अंदर जो ट्रंप टावर का निर्माण किया गया है गुरुग्राम में, याद रखिएगा गुरुग्राम में। और मतदाताओं के लिए राज्य में ट्रंप टावर का निर्माण कहां किया गया है, गुरुग्राम में। और मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट कहां बनाया गया है तो गुरुग्राम में। मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट, जो भी वोट डालने जाएगा वो सेल्फी वगैरह ले सकता है, वो पॉइंट कहां पर बनाया गया है, गुरुग्राम में। राज्य में ट्रंप टावर कहां बनाया गया है तो आप बता देंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, काफी कमेंट कर रहे हैं तो भाई ये बढ़िया कमेंट है, चलो देते रहिएगा। राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए चालू किया गया ऐप कौन सा है, हरियाणा सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया कि यदि आप वो गड्ढा मुक्त ऐप, यदि सड़क पे आपको गड्ढा दिखता है तो आप उस गड्ढे की फोटो क्लिक करके और उस ऐप के ऊपर अपलोड कर दो, 24 घंटे के अंदर उसका इलाज हो जाएगा, गड्ढे का इलाज हो जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने वो कौन सी ऐप लॉन्च की है, हरपथ ऐप लॉन्च की है गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कों को। बहुत अच्छे गजेंद्र, बहुत अच्छे। रूबी कंबोसर योजनाएं भी करवा दो, तो यदि आप चैनल के ऊपर जाकर देखेंगे, ऊपर हमने चैनल का लिंक दे रखा है, उसके ऊपर जाकर देख ले, आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, प्रमुख योजनाएं भी मिलेगी, ओल्ड हरियाणा जी के भी मिलेगी, और भी काफी पॉइंट है, वो सभी पॉइंट आपको मिलेंगे। ऊपर जाकर नीचे ऊपर जो लिंक दे रखा है उस पर चैनल से जुड़ जाइए, चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसके बाद देखें, मंजू कह रही है सर थोड़ा सा लो, देखिए नेक्स्ट पर्सन देखें क्या है। राज्य में नशा भगाओ बेटा बचाओ मुहिम की शुरुआत कहां से की गई है, आहा अब आया है मजा तो नहीं। नशा भगाओ और बेटा बचाओ, नशा भगाओ और बेटा बचाओ जो अभियान है इसकी शुरुआत कहां से की गई है, सिरसा से। देखिए वहां वो पंजाब वगैरह के साथ में लगता है तो थोड़ा सा दिक्कत है सिरसा की तरफ। देखिए नशा भगाओ बेटा बचाओ, मधु कह रही है, मधु सिरसा, जागृति सिरसा, बहुत अच्छे भाई। आपने देखा होगा नशेड़ी आजकल बहुत बनते जा रहे हैं, ऐसे मारेंगे भाई साहब सुट्टे पे सुट्टा। अब उनको पहले तो आदत पड़ जाती है, फिर वो नशे के आदी हो जाते हैं। घर वाले भाई साहब भेजते हैं कि लड़का कोचिंग कर रहा होगा, किसी शहर में जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, नवाब बनेगा, लेकिन भाई साहब नहीं होता, वो दूसरी लाइन के ऊपर चल जाता, नशे वगैरह। अब पहले तो उसने भाई साहब सिगरेट वगैरह और महंगा नशा करना शुरू कर दिया, अब उसके पास में रुपए नहीं है तो बाद में फिर एक मंडल से ही काम चला रहा है, 10 रुपए के मंडल से। पहले तो भाई साहब रजनीगंधा वगैरह खाता था 30-40 रुपए का, अब वो भाई साहब 10 रुपए के 2-3 पुड़िया आती है मामा वगैरह की, वो खा रहा है। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। सरकार ने नशा भगाओ और बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत की है, और वो शुरुआत कहां से की है, सिरसा से। तो याद रखें, कोई बात नहीं, देखें नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलें। खुले में शौच मुक्त हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा बना, खुले में शौच मुक्त हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा बना है, खुले में शौच मुक्त हरियाणा का प्रथम जिला, जल्दी बता दीजिए। हरियाणा का प्रथम जिला जो खुले में शौच मुक्त बना है,
यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे सोच मुक्त, जो खुले में प्रथम सोच मुक्त गांव है वो बना है कौन, सॉरी कौन सा जिला बना है, सिरसा। और यदि पूछे कि हरियाणा कौन से नंबर का सोच मुक्त राज्य बना है, 5वें नंबर का। और पूरे भारत में पहला सोच मुक्त राज्य, खुले में सोच मुक्त जो राज्य है, खुले में सोच मुक्त जो राज्य बना है वो कौन सा बना है, तो आप बताएंगे केरल। और केरल का लिंगानुपात देश में सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। केरल की जो साक्षरता दर है पुरुष 1000 है और महिलाएं 1084 है। और हरियाणा की साक्षरता दर 1000 पुरुष है और 879 महिलाएं हैं। कमाल की बात है। देखिए यहां पर 1000 पुरुष, महिलाएं 1084, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 1000 पुरुष है, महिलाएं 1084 है, लेकिन दिक्कत तो यहां है, यहां दिक्कत है 121 पुरुष बच रहे हैं। 121 पुरुष अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, पुरुष 1000 है, महिलाएं 879, 121 पुरुष बच गए। तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, पड़ोसी राज्य जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। ऐसा कोई नहीं है भाई। ये लिंगानुपात बढ़ गया, लिंगानुपात बढ़ गया। 2020 के अकॉर्डिंग देख ले, 2019 के अकॉर्डिंग देख ले, लिंगानुपात कितना है हरियाणा का, तो 924 के समथिंग है, 924 के समथिंग है 2019 के अकॉर्डिंग हरियाणा का लिंगानुपात। हाँ प्रिया चौहान अब हो गया, हाँ सही है। अच्छा गजेंद्र 2021 में 1000 अनुपात 2000, वही कमाल है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जो युवा है ना, ये पढ़ने पर ध्यान भी कम देगा, क्योंकि अब तो भविष्य को लेकर थोड़ा सा चिंतन करता है, तो उसके लिए पढ़ लेता है। यदि 1000 अनुपात 2000 हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। यदि आपसे पूछे हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे सिरसा। और यदि आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा कौन से नंबर पर बना है शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त, तो 5वें नंबर पर। और देश का प्रथम शौच मुक्त राज्य पूछे, खुले में शौच मुक्त राज्य पूछे, तो आप बताएंगे केरल को बताएंगे। ठीक है, बिहार भी है, हाँ अमित कह रहा है बिहार भी है, भाई बिहार में तो काफी है जनसंख्या वगैरह। राज्य में मसाला मंडी कहां स्थापित की जाएगी, ये पूछ रहे राज्य के अंदर जो मसाला मंडी है वो कहां स्थापित की जाएगी, तो आप बताएंगे सिरसा। राज्य के अंदर मसाला मंडी विकसित की जाएगी सिरसा सोनीपत के अंदर। राज्य के अंदर कहां पर मसाला मंडी विकसित की जाएगी, तो आप बताएंगे सिरसा सोनीपत में मसाला मंडी विकसित की जाएगी। ये पॉइंट आप साथ के साथ में बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा भाई। उसके बाद में ग्रामीण कलम करो मजबूत अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी। ग्रामीण कलम करो मजबूत अभियान की शुरुआत क्या है, ग्रामीण कलम करो मजबूत, ग्रामीण कलम करो मजबूत अभियान की शुरुआत है वो कहां से हुई थी, तो आप याद रखिएगा बूढ़ा खेड़ा, बूढ़ा खेड़ा गांव, बूढ़ा खेड़ा गांव, और जो कहां पर पड़ता है जींद के अंदर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2019 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। जींद जिसे जयंती देवी नगर के नाम से जानते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। जींद के साथ में कितने जिले लगते हैं, 7 जिले। यमुना नदी कितने से बहती है, 6 से। हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य लगते हैं, 5। और अंबाला से कितने दिशाओं में ट्रेन जाती है, 4 से। रोहतक से 5 से, रेवाड़ी से 6 से। और दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगा है सिवाय पूर्व दिशा को छोड़कर। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं, 4। केएमपी कितने जिलों से, 5 से। और दिल्ली को 3 तरफ से किसने घेर रखा है, हरियाणा ने घेर रखा है। किसने घेर रखा है, हरियाणा ने घेर रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ लें। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई। प्रदेश का पहला गुलाबी थाना, ये तो आपको पता है, पंचकुला के अंदर। राज्य में इंटरनेशनल रेसलिंग अकादमी स्थापित की जाएगी। राज्य के अंदर इंटरनेशनल जो रेसलिंग अकादमी है, इंटरनेशनल जो रेसलिंग अकादमी है, यही क्वेश्चन है। राज्य के अंदर इंटरनेशनल जो रेसलिंग अकादमी है वो स्थापित कहां की जाएगी, तो आप बताएंगे सबाना, सबाना बाहू में, सबाना बाहू। और ये कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे हिसार में। राज्य के अंदर इंटरनेशनल रेसलिंग अकादमी स्थापित की जाएगी सबाना बाहू, हिसार में। और हिसार जो किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो ये सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब कहां होता है, ये पूछ रहा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गुलाब की पैदावार होती है वो कहां होती है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब पूछ ले आपसे तो बता देना पंचकुला के अंदर। लेकिन एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब पूछ ले तो आप बता देना चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, भारत में या एशिया के, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब पूछ ले तो हरियाणा नहीं है चंडीगढ़ में, हरियाणा सॉरी
चंडीगढ़ नहीं है हरियाणा में, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब के क्षेत्रफल के अंदर पड़ता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गुलाब होता है वो पंचकुला के अंदर होता है। सबसे ज्यादा गेंदे के फूल कहां होते हैं? गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा झाड़ियां कहां है? गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा घर कहां है? गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा कुत्ते कहां हैं? तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा सरकंडे का उत्पादन कहां? उत्पादन तो क्या होता है, उगते हैं ऐसे ही। सबसे ज्यादा सरकंडे कहां होते हैं? तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? गुरुग्राम के अंदर होते हैं। ममता राव 200 से ऊपर हो गए। हाँ ममता, देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें। ये पूछ रहा है सिख गुरुद्वारा व्यवस्था की पृथक कमेटी रचना हेतु सहमति दी थी। सिख गुरुद्वारा, ये कल तो बताया ऐसा। संदीपा बिश्नोई सर, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में टोटल कितने जज हैं सर? तो संदीपा जी, ये कल हमने आपसे बताया था कि हमने ये क्वेश्चन अभी एक यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बनाई थी लाहौर हाई कोर्ट से संबंधित। उस समय हमने कॉल करके पूछा था वहां, तो उन्होंने बताया है कि वर्तमान में 53 53 जज कार्य कर रहे हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें। राज्य के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला पहला संयंत्र लगाया जाएगा? राज्य के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला, राज्य के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला पहला संयंत्र लगाया जाएगा? तो आप करनाल में बताएंगे। सीएम सिटी करनाल, धान का कटोरा करनाल, हरियाणा का पेरिस करनाल, शूज सिटी करनाल। तो कौन से शूज की फैक्ट्री है? तो लिबर्टी शूज फैक्ट्री। बाटा शूज फैक्ट्री बल्लभगढ़ में। गुड़ियर टायर कंपनी बल्लभगढ़ में। लेकिन एक्शन की शूज फैक्ट्री बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम सराफाबाद। और बहादुरगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवाब बहादुर जंग ने। बहादुरगढ़ और चरखी दादरी से क्रांति का नेतृत्व नवाब बहादुर जंग ने किया था। ठीक है। विहान राव सर, पंचग्राम में क्या सुविधाएं मिलेगी? विहान कह रहा है कि सर पंचग्राम में क्या सुविधाएं मिलेगी? तो भाई साहब पंचग्राम में तो जब बस जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या सुविधाएं हैं। बने तो तभी तो बताएंगे क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। इंडोनेशिया की बाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए डॉक्टर सोमवीर मूल रूप से हरियाणा के किस जिले के हैं? देखिए हरियाणवी भाई साहब हरियाणा के अंदर कैर नहीं उठाते, हरियाणा के अंदर धुआं नहीं उठाते, हरियाणा में जहर नहीं तरीके से नहीं करते काम। वो बाहर भी जहर तरीके से ही काम करते हैं। हरियाणा वासी बाहर भी धुआं उठाते हैं। और एक हरियाणा का ऐसा निवासी जो रेवाड़ी जिले से था, रेवाड़ी जिले से, जिसका नाम था डॉक्टर सोमवीर। और वो डॉक्टर सोमवीर इंडोनेशिया के अंदर एक बाली विधानसभा क्षेत्र है, उस बाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गया। तो हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और हरियाणा वाले बहुत मजबूत है। ठीक है, डॉक्टर सोमवीर हरियाणा से हैं जो इंडोनेशिया की बाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं। ठीक है। राज्य के किस जिले के खिलाड़ियों ने देश में सर्वाधिक मात्रा में अर्जुन पुरस्कार जीते हैं? हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है, ऐसा जिला कौन सा कि देश में सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार उसी जिले के खिलाड़ियों के पास में है? हरियाणा का ऐसा जिला जिस पूरे देश में जिसमें सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार उसी जिले के खिलाड़ियों के पास में है। तो भिवानी के जो खिलाड़ी है ना, उनके पास में सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार है। और इस अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 और 92 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, आगे की तरफ देखें। अगला प्रश्न देखें। आरबीआई की टकसाल राज्य में कहां कहां स्थित है? आरबीआई की जो टकसाल है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो टकसाल है, टकसाल मतलब सिक्के ढालने का जो स्थान होता है ना, उसे टकसाल के नाम से जानते हैं। जैसे जॉर्ज थॉमस का आपने नाम सुना होगा हरियाणा के अंदर। 1797 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। हांसी को अंग्रेज जो था अधिकारी जॉर्ज थॉमस, उसने हांसी को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1797 के अंदर बनाया था। और 1797 में हांसी के अंदर एक टकसाल की भी स्थापना की थी, सिक्के ढालने के स्थान की भी स्थापना की थी। लेकिन आरबीआई की टकसाल राज्य में कहां कहां पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टकसाल कहां कहां पर पड़ते हैं? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर, करनाल, और कहां पर पड़ती है? फरीदाबाद के अंदर आरबीआई की टकसाल है। आरबीआई की जो टकसाल है वो राज्य के अंदर कहां पर पड़ती है? तो आप बताएंगे, सॉरी करनाल नहीं है भाई, हिसार और फरीदाबाद में, सॉरी हिसार और फरीदाबाद के अंदर आरबीआई की टकसाल है। हिसार, गजेंद्र, हाँ सही है, हिसार के अंदर है। उसके बाद में धान की पराली प्रबंधन में राज्य का सहयोग करने वाला देश कौन सा है? धान की जो पराली प्रबंधन है,
क्योंकि धान के अंदर ऐसा होता है कि जब धान की पराली वगैरह जो भी हमारे किसान भाई है वो यदि पराली वगैरह जलाते हैं ना तो वो धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है, ऐसा बताते हैं, दिल्ली तक पहुंच जाता है। उसके बाद दिल्ली वालों का दम घुटने लगता है, इस प्रकार की भी घटना होने लगती है। तो उस पराली के प्रबंधन के लिए कौन सा देश सहयोग करेगा, पराली के प्रबंधन में कौन सा देश सहयोग करेगा? तो आप बताएंगे पराली के प्रबंधन में नीदरलैंड सहयोग करेगा। कौन सा देश सहयोग करेगा? नीदरलैंड। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, धान की पराली प्रबंधन में राज्य का सहयोग करने वाला देश कौन सा है? तो आप बताएंगे कौन सा है? नीदरलैंड है। अब नीदरलैंड जो है उसमें आपने याद रखना पवन चक्कियों की भूमि के नाम से, पवन चक्कियों की भूमि के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे नीदरलैंड को ही जानते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो भी कहां स्थित है? तो आप बताएंगे द हेग नीदरलैंड के अंदर स्थापित है, जिसकी स्थापना जून 1946 के अंदर हुई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट जो कहां स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। और इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो कहां है? द हेग नीदरलैंड में। और पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड को। और धान की पराली प्रबंधन में हरियाणा का सहयोग करने वाला जो देश बना है वो कौन सा बना है? नीदरलैंड बना है। राज्य की प्रथम इको फ्रेंडली जेल, राज्य की जो प्रथम इको फ्रेंडली जेल है वो कौन सी जेल है? पानीपत जेल है। राज्य की प्रथम इको फ्रेंडली जेल कौन सी? पानीपत है। याद रखिएगा बहुत। मुर्रा नस्ल सुधार में हरियाणा का सहयोग करने वाला देश, मुर्रा नस्ल सुधार में, मुर्रा जिसे याद रखिएगा हरियाणा में काला सोना के नाम से जानते हैं, हरियाणा में काला सोना के नाम से जानते मुर्रा नस्ल की भैंसों को। एशियन ट्रैक्टर के नाम से, एशियन ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है मुर्रा नस्ल की भैंसों को। लेकिन जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इनकी नस्ल सुधार में कौन सा देश सहयोग करेगा? तो आप बताएंगे ब्राजील सहयोग करेगा। कौन सा देश सहयोग करेगा? ब्राजील। और ब्राजील कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राजील। और ब्राजील का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जनेरियो, जहां पर 2016 के ओलंपिक हुए थे। लेकिन 2020 के ओलंपिक होने थे टोक्यो जापान में, नहीं हुए। 2021 में संभावित है। कहां पर होने थे? टोक्यो में। एशिया का सबसे बड़ा महानगर है टोक्यो। और टोक्यो कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। और 1945 में 6 अगस्त को जो बम पड़ा था, परमाणु बम, वो होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित हिरोशिमा शहर के ऊपर ही पड़ा था। ठीक है बच्चे, हिरोशिमा शहर के ऊपर जो बम पड़ा था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, 6 अगस्त 1945 को। और वो होन्शु द्वीप के ऊपर पड़ा था। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी के ऊपर टोक्यो शहर स्थित है। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देख लीजिए, उस समय तक और प्रश्न देख लेते हैं। सबसे आगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में बाल सुधार व अनुरक्षण गृह की स्थापना कहां की गई है? राज्य में बाल सुधार व अनुरक्षण गृह की स्थापना कहां की गई है? छोटे बच्चे हैं और वो नहीं, मतलब इस प्रकार से, मतलब एक तरीके से बच्चे घूमते वगैरह हैं, उनको सुधार, उनके रहने के लिए बाल सुधार व अनुरक्षण गृह की स्थापना कहां की गई है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। हरियाणा राज्य में बाल सुधार व अनुरक्षण गृह की स्थापना कहां की गई है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। बहुत अच्छे गजेंद्र। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव जिसके हर घर के बाहर बेटी के नाम नेम प्लेट होगी। हरियाणा का पहला ऐसा गांव जिसके हर घर के बाहर बेटी के नाम नेम प्लेट होगी। तो आप याद रखिएगा किरूरी गांव। हरियाणा का ऐसा गांव जिसके हर घर के बाहर बेटी के नाम नेम प्लेट होगी, किरोरी गांव, जो कहां पर पड़ता है? नूह में। और नूह जिसको पुराना नाम मेवात है और इससे भी पुराना नाम है सत्यमेवपुरम है। क्या नाम है? सत्यमेवपुरम है। किसका नाम है? नूह का। तो ये याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब ये बताएं कि करंट अफेयर ही करवाते रहे या पुरानी वाली पे आ जाएं, अपने पुरानी हरियाणा जीके के ऊपर। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, यही करवाते रहे या पुरानी वाली में? राज्य में गुरु तेग बहादुर की याद में सटील का प्रथम गुरुद्वारा कहां बनाया गया है? राज्य में गुरु तेग बहादुर की याद में सटील का पहला गुरुद्वारा कहां बनाया गया है?
राज्य में गुरु तेग बहादुर की याद में स्टील का पहला गुरुद्वारा कहां बनाया गया है? तो आप बताएंगे कैथल में। गुरुद्वारों का शहर कहते हैं कैथल में, कैथल को कहते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं वो अंबाला और कुरुक्षेत्र में, लेकिन गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को। और नीम साहिब गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है? कैथल में। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहां है? तो कैथल में। और राज्य में पहला ऐसा जिला जहां पर गुरु गोविंद सिंह की याद में स्टील का गुरुद्वारा बनाया गया है, वो कौन सा? कैथल। हनुमान जी का जन्म स्थल भी किसे कहते हैं? कैथल को। अंजनी का टीला भी कहां पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। और हरियाणा की छोटी काशी नवग्रह कुंड के कारण किसे कहते हैं? कैथल को। और नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी? युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। ये याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देश की प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत, देश की प्रथम डिजिटल जो ग्राम पंचायत है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे बीबीपुर। बीबीपुर जो ग्राम पंचायत है वो देश की प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत है। देश की प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत है वो कौन सी है? बीबीपुर है। और बीबीपुर कहां पर पड़ता है? जींद में। और यहां के सरपंच थे, एक नाम आपने सुना होगा, सुनील जगलान। यहां के सरपंच जिसका नाम सुनील जगलान। और इस सुनील जगलान ने सेल्फी विद डॉटर जो अभियान है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो आप बताएंगे सुनील जगलान ने। और सुनील जगलान कहां से थे? बीबीपुर से। और देश की प्रथम जो डिजिटल ग्राम पंचायत है वो बीबीपुर है, जो कहां पर पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जिसने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया ना, तो रिक्वेस्ट है उससे एक बार शेयर जरूर कीजिए, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। करनाल के किस मंदिर को अयोध्या के राम सर्किट मंदिर में शामिल किया गया है? राम सर्किट जो मंदिर है, राम सर्किट के अंदर शामिल किया गया है करनाल के किस मंदिर को? तो आप बताएंगे सीता माई मंदिर। करनाल के सीता माई मंदिर को अयोध्या के राम सर्किट से जोड़ा गया है। कौन से? कहां के? अयोध्या। अयोध्या जिसका पुराना नाम पूछे तो आपसे क्या बताएंगे? फैजाबाद। फैजाबाद का नाम बदलकर क्या हो गया? तो आप बताएंगे अयोध्या। अयोध्या जो है, ये जो अयोध्या है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे सरयू नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? सरयू नदी के ऊपर। सरयू नदी जिसका दूसरा नाम क्या है? घाघरा। और घाघरा जो किसकी सहायक है? तो गंगा की। और ये घाघरा कहां पर मिलती है गंगा में? तो छपरा में। और छपरा कहां है? बिहार में। देखिए सरयू नदी जब अयोध्या शहर के पास में बहती है, घाघरा नदी जब अयोध्या शहर के पास में बहती है तो उसका नाम हो जाता है सरयू। लेकिन वैसे इसका नाम है घाघरा जो नेपाल वगैरह से निकल कर आती है। ये घाघरा जो सहायक है किसकी? गंगा की। घाघरा गंगा में मिलती है छपरा बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की तरफ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखें, राज्य के किस स्थान पर 100 एकड़ भूमि में बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित किया जाएगा? राज्य के किस स्थान पर 100 एकड़ भूमि में बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कासनगांव गुरुग्राम में। राज्य के किस स्थान पर 100 एकड़ भूमि में बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आप बताएंगे कासनगांव गुरुग्राम। राज्य का पहला CFL गांव पूछ ले तो आप बताएंगे बिनोला। राज्य का पहला CFL गांव कौन सा? बिनोला। ये भी कहां पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां है? हरियाणा में यदि आपसे पूछ ले मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां है तो आप बताएंगे नैनवाल। नैनवाल जो कहां पर पड़ता है? मानेसर में। और मानेसर जो कहां पर पड़ता है? गुरुग्राम में। और हरियाणा का नया नगर निगम कौन सा बना है? तो आप बताएंगे मानेसर। और हरियाणा में नगर निगम हो गए कितने? 10। हरियाणा का जो नगर निगम है पहले कितने थे? तो आप याद रखिएगा 10, अब कितने हो गए? 11। और 11वां कौन सा बना है? मानेसर बना है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ देखें, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हरियाणा के अंदर आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उसका मुख्यालय कहां बनेगा? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। आधुनिक रिसर्च एंड ड्रोन एप्लीकेशन जो सेंटर है वो कहां पर बनेगा? पंचकुला के अंदर बनेगा। पंचकुला जिसे नैनो नॉलेज सिटी के नाम से जानते हैं, जो कब बना था? 1995 के अंदर बना था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पंचकुला। पंचकुला जिसके अंदर एक विधानसभा की सीट है कालका। कालका जिसका पुराना नाम है कालकूट।
काली माँ का मंदिर कहाँ है? कालका में। काली माता से संबंधित मेला लगता है कालका में। और कालका से शिमला तक एक रेल लाइन है जिसका नाम है नैरो गेज रेल लाइन। नैरो गेज रेल लाइन जो बनी थी 1896 के अंदर, जिसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था दिल्ली अंबाला रेल कंपनी ने। वो रेल लाइन बनी थी कब, पूरी कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1903 में। तो कालका से शिमला नैरो गेज रेल लाइन कब चली? 1903 में। लेकिन उस रेलवे लाइन को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया 2008 में। लेकिन कालका से शिमला जो नैरो गेज रेल लाइन है ये 96 किलोमीटर लंबी है, 40+ रेलवे स्टेशन है। और कालका से शिमला जो नैरो गेज रेल लाइन है, इसके बारे में आपने याद रखना है, इसके ऊपर महात्मा गांधी ने यात्रा की थी 1921 में। और 8 मार्च 1921 को महात्मा गांधी आए थे अंबाला में। और महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए थे 10 अप्रैल 1919 को पलवल से। और महात्मा गांधी दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे 30 जुलाई 1919 में। कहां से? हिसार से। और महात्मा गांधी ने शैतान शब्द का प्रयोग किया था ब्रिटिश सरकार के लिए। कहां? भिवानी में। और 1947 में मेवात मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी आए थे मेवात में। और 1947 में ही महात्मा गांधी आए थे पानीपत में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। हरियाणा की प्रथम शहद प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। हरियाणा की जो प्रथम शहद प्रयोगशाला है ये कहां पर स्थापित की जाएगी? तो आप बताएंगे रामनगर के अंदर। और रामनगर जो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा की पहली शहद प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, रामनगर कुरुक्षेत्र में। लेकिन हरियाणा के अंदर यदि आपसे पूछ ले मधुमक्खी पालन केंद्र कहां है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर है? मारकंडा नदी। मारकंडा जिसका पुराना नाम क्या है? अरुणा है। किसकी सहायक है? सरस्वती की। लेकिन महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर शाहबाद में, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अंबाला में, और महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि शाहबाद को कहते हैं। याद रखिएगा, शाहबाद जो कुरुक्षेत्र की एससी रिजर्व सीट है शाहबाद, और उसी कुरुक्षेत्र के रामनगर में शहद की प्रयोगशाला बनेगी। लेकिन मधुमक्खी पालन केंद्र है वो किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? इजराइल देश की सहायता से। और इजराइल जिसकी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो आप बता देंगे इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद है बच्चे। प्रदेश का पहला कैमरा म्यूजियम का निर्माण कहां किया जाएगा? प्रदेश के अंदर जो पहला कैमरा म्यूजियम है, कैमरा म्यूजियम का निर्माण कहां किया जाएगा? कैमरा संग्रहालय, म्यूजियम मतलब संग्रहालय। कैमरा म्यूजियम का जो निर्माण है ये प्रदेश में पहला कहां पर किया जाएगा? तो आप बताएंगे चक्करपुर गांव में। और चक्करपुर गांव जो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रदेश का पहला जो कैमरा म्यूजियम है वो कहां बनेगा? गुरुग्राम के अंदर। और याद रखिएगा गुरुग्राम के अंदर कैमरा म्यूजियम का उद्घाटन कौन से गांव में किया गया है? चक्करपुर गांव के अंदर किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे तरीके से है। राज्य के किस जिले में बिजली की बसें चलाई जाएगी? राज्य में किस जिले से बिजली की बसें चलाई गई है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। लेकिन गुरुग्राम में जो बिजली की बसें चलेगी उनके लिए कौन सा देश सहयोग करेगा? तो पोलैंड सहयोग करेगा। कौन सा देश सहयोग करेगा? पोलैंड। याद रखिएगा, राज्य के किस जिले में बिजली से संबंधित बसें चलेगी? तो गुरुग्राम में। और कौन सा देश सहयोग करेगा? तो आपने याद रखना पोलैंड सहयोग करेगा। कौन करेगा सहयोग? पोलैंड। राज्य का प्रथम ड्राइविंग स्कूल कहां खोला गया है? राज्य का प्रथम ड्राइविंग स्कूल है ये कहां खोला गया है? ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य का पहला ड्राइविंग स्कूल कहां खोला गया है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर राज्य का पहला ड्राइविंग स्कूल खोला गया है। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चले। राज्य का प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है? फतेहाबाद। राज्य का प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला है, पॉलीथीन मुक्त जिला वो कौन सा है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद। ये राज्य का प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला है। राज्य का प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा है? फतेहाबाद। बताएंगे भैया फतेहाबाद। राज्य का प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला फतेहाबाद बताएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े। राज्य का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक जो स्थापित किया गया वो कहां पर स्थापित किया गया? फरीदाबाद में। राज्य का प्रथम जो प्लाज्मा बैंक है वो प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, राज्य के अंदर जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो फरीदाबाद में किया गया है। राज्य के किस गांव से शेर के 2 दांत मिले हैं? बुआन, भट्ट, रतिया, फतेहाबाद। राज्य के किस गांव से शेर के 2 दांत मिले हैं? तो आप बताएंगे रतिया के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बुआन भट्ट। बुआन
भट्ट गांव पड़ता है, एक बुआन भट्ट जो रतिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। और रतिया जो कहां पर पड़ता है, फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। और यहां से शेर के 2 दांत मिले हैं। फतेहाबाद की एससी रिजर्व सीट का नाम है क्या, तो याद रखिएगा रतिया। और फतेहाबाद किसने बसाया था, फिरोज तुगलक ने। किसकी याद में, अपने पुत्र फतेह खां की याद में। कौन सी शताब्दी में, तो आप बताएंगे 14वीं शताब्दी के अंदर बसाया था। कौन सी शताब्दी में, 14वीं शताब्दी के अंदर बसाया था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। राज्य की प्रथम औषधि प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी, राज्य की पहली औषधि प्रयोगशाला, राज्य की जो प्रथम औषधि प्रयोगशाला है, राज्य की प्रथम औषधि प्रयोगशाला ये कहां पर स्थापित की जाएगी, तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर, नैनो नॉलेज सिटी के अंदर स्थापित की जाएगी। राज्य की प्रथम औषधि प्रयोगशाला पंचकुला में। पंचकुला में आपने एक नाम सुना होगा, पंचकुला में एक नाम सुना होगा आपने, जो राज्य की प्रथम औषधि प्रयोगशाला है वो पंचकुला में है। पंचकुला में आपने नाम सुना होगा भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर जिसे उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। और एक मंदिर पड़ता है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स जो है वो तो बना था, उसका साइन बोर्ड बना था 1991 में, लेकिन मनसा देवी मंदिर 1815 में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने बनवाया था। ये याद रखना है। और घटना कब की है, 1815 की घटना है। 1815 में 100 जोड़ दे 1915, याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। कल भी क्लास होगी, वो 3 बजे के समथिंग होगी। देखिए क्लास का जो ऐसा माहौल है, आज वीडियो एक शूट पर थी तो उस वीडियो के कारण क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, तो उसके लिए हम फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, 15-20 मिनट क्लास लेट थी और हम करेंगे कल। अब जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं 2 मिनट में बातचीत कर लीजिए, उसके बाद में समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जय जवान जय किसान करते हैं, जय हिंद जय भारत करते हैं। और कल पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। कल भी 2-3 घंटे का सेशन चलेगा, लगभग 3 से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल 8 तारीख है, 9 और 10 का तो एग्जाम ही है। तो 3 के आसपास और 3 के आसपास हम स्टार्ट कर देंगे, 3 बजे के समथिंग। चित्रा कौशिक गुड सर जी, तो मधु कह रही है थैंक यू सर। संदीप सरपंच सर वेरी वेरी थैंक्स। तो भाई धन्यवाद, आप सभी को भी धन्यवाद। आप इतने मतलब दिल से, हार्ट से, इतने मतलब बढ़िया तरीके से 1-1.5 घंटे आप हमारे से पढ़े हैं, तो बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बड़ा मजा आया वास्तव में आज आपके सामने। और ये तो थोड़ा सा करंट अफेयर था, इसमें तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा ढीला हो जाता है, इंटरेस्ट आपका थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। वरना पुरानी जीके हो ना तो भाई साहब आप इंटरेस्ट में झूम जाएंगे। आप ये तो थोड़ा करंट का है, इसमें क्वेश्चन, क्योंकि देख करंट में तो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन वगैरह है वो देखना तो पड़ता ही है, करंट में नहीं तो क्वेश्चन देखना पड़ता है, वरना मजा आ जाएगा। मोहित कह रहा है कि सर थैंक्स सर जी, जागृति बहुत मेहनत कर रहे हो सर। तो कोई बात नहीं जागृति। अमित कुमार थैंक यू फॉर सपोर्ट। आर के मलिक कल क्या करेंगे सर, तो भाई कल की बात तो आर के कल ही करेंगे ना, करंट भी करवा देंगे कुछ आप कहेंगे तो, वरना ओल्ड तो चलेगा ही। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको हरियाणा के एग्जाम से पहले एक बार ओल्ड आपके थोड़ा सा टिप्स पर करवा दे। रूबी कंबोज थैंक यू सर। सर इंजॉय आ रही है, थैंक यू भाई। मुकेश सिंह ओके सर। नवीन ओके थैंक्स सर, थैंक्स भाई। सर यूट्यूब पर अपलोड कर दो वीडियो को, तो यहीं चलेगी। यूट्यूब पर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक दे रखा है उस चैनल के ऊपर आप जुड़ जाइए हमारे साथ में। तो आप सभी का धन्यवाद और बहुत बेहतरीन तैयारी करिए आप। 2 दिन बचे हैं, आप बिल्कुल भी आपने सोना नहीं है, पूरे दिन बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। बहुत गजब तरीके से आप तैयारी करिए। हम तो बस बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे आप पढ़ते रहें, इतना पढ़े कि फिर उसके एग्जाम के 1-2 दिन बाद सो लेना, ठीक है। तो कम से कम सोना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और कम से कम खाना खाना, क्योंकि खाना आप बहुत लेते हैं भाई साहब। इतना खाना खाएंगे, 10-12 रोटी एक टाइम में खाएंगे तो नींद आपको आएगा, तो ऐसा काम मत करिएगा, आप कम खाइए और पढ़िए अच्छा। आसिफ खान बहुत बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू भाई। शकील नेक्स्ट डे मिलते हैं, हाँ कल मिलेंगे सर। नेक्स्ट करंट की हो जी, हाँ कल करंट करवा देंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। ओके सर भाई आर के ओके, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। शिखा चंदर नमस्ते सर, आज मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं है शिखा। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। और कल मिलते हैं सुबह नहीं, इसी टाइम पे शाम को 3 बजे के समथिंग। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।